नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके हूं आपके लिए सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए है। तो मीडियम का आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पेपर बच्चों किसी स्कूल का नहीं है। ये गवर्नमेंट द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि मैं हर साल इनके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को चेक करता हूँ। इनका पैटर्न और सीबीएसई का पैटर्न जो होता है क्वेश्चन का बहुत सिमिलर होता है। तो कई सारे क्वेश्चन भी आपको एज इट इज मिलते हैं। तो चलिए, जो बच्चे क्लास 10th में हैं आप में से और सामाजिक विज्ञान की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको वन बाय वन बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं। और एक चीज आप खास जरूर देखोगे कि जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है अब तक फर्स्ट टर्म के लिए, आप चेक करना, एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी कह रहा हूं, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन आप देखोगे ऐसा आपको नहीं मिलेगा जिसका मैंने आपको आंसर एनसीईआरटी में ना बताया हो। तो पहले पेज पे ये इंस्ट्रक्शन है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में इंस्ट्रक्शन है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपका टाइम खराब ना हो। तो चलिए, मैं अगले पेज पे आता हूं जहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। स्टार्ट करते हैं बच्चों आपका पहले क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन से। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाऊंगा, तो बिल्कुल आराम से समझना है और कोशिश करना है कि मुझसे पहले आंसर दे पाओ, तभी आपको पता लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के स्तर पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा है संसाधनों का वर्गीकरण, तो पूछ रहा है संसाधनों का वर्गीकरण नहीं है। संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार या सामुदायिक संसाधन। इंग्लिश में, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं है। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बेस पर, डेवलप्ड रिसोर्सेज के बेस पर, स्टॉक के बेस पर, या फिर कम्युनिटी के बेस पर। तो करेक्ट आंसर जो आएगा बेटा वो सामुदायिक आएगा। सामुदायिक के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण नहीं किया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी क्लासिफिकेशन जो होता है वो रिसोर्सेज का नहीं किया जाता। सो कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर, कि हम कम्युनिटी के बेस पर रिसोर्सेज को डिवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे कहा भी था कि यही क्वेश्चन हर बार आता है। जब मैं आपको टॉपिक करा था मैंने बोला भी था कि झूम खेती के बारे में जरूर पूछता है कुछ ना कुछ। तो झूम कृषि को पश्चिमी घाट में, झूम कृषि को पश्चिमी घाट में किस नाम से जाना जाता है। खील के नाम से, कुरवा के नाम से, कुमारी के नाम से, या कुमान के नाम से। जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ूं, हिंदी मीडियम, आप कमेंट करके आंसर बताओ कि क्या होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम, बाय व्हाट नेम इज झूम फार्मिंग नॉन एज इन द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में झूम फार्मिंग को किस नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है कुमारी। हम झूम कृषि को पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। झूम फार्मिंग इज नॉन एज कुमारी इन द वेस्टर्न घाट। सो झूम फार्मिंग को हम वेस्टर्न घाट में कुमारी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि का उदाहरण है। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन रोपण कृषि है। चाय, कॉफी, रबर या सभी। आपको पूछा जा रहा है कि कौन रोपण कृषि है। इंग्लिश मीडियम, जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा हिंदी मीडियम ट्राई करना कि आप आंसर दे पाओ। विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इनमें से कौन सा प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। टी, कॉफी, रबर या ऑल द अबव। तो अगर आपने प्लांटेशन एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ा है, आपने रोपण कृषि पढ़ी है, तो आपको पता होगा रोपण कृषि में चाय भी आते हैं, कॉफी भी आता है और रबर भी आता है। तो ये आंसर आएगा उपरोक्त सभी। बच्चों, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में टी, कॉफी, रबर ये तीनों ही आते हैं। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ये तीनों आते हैं, इसलिए हम डी पर टिक करेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें। वन बाय वन आप याद भी कर लोगे अगर वीडियो को 2 बार देख लोगे तो। निम्नलिखित में से किस फसल को तैयार होने में लगभग
1 वर्ष का समय लगता है। याद कीजिए, मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए आपको स्पेशल बताया था कि आप भारत के अंदर एक ही ऐसा फसल है जिसको तैयार होने में 1 वर्ष का समय लगता है। ऑप्शन गन्ना, गेहूं, चावल या तरबूज। इंग्लिश मीडियम, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप टेक ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। पूरा 1 साल, पूरा 1 साल किसको लगता है ग्रो करने में? शुगर केन को, वीट को, राइस को, वाटरमेलन को। तो करेक्ट आंसर जो है वो है गन्ना, शुगर केन। शुगर केन को, गन्ना को पूरा ग्रो होने में लगभग 1 साल का समय लगता है। अगला आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कौन करता है वर्ल्ड में? तो देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है इंडिया, पहला ऑप्शन है इंडिया, सेकंड ऑप्शन है चाइना, थर्ड ऑप्शन है आपके पास जापान, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास बांग्लादेश। आपके पास फिर से मैं आपको पढ़ देता हूं। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो पढ़ रहे हो कि भारत में, निम्नलिखित में से विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? आखिर वो कौन सा देश है जहां चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? तो इसका ऑप्शन है भारत, चीन, जापान या बांग्लादेश। तो बड़ा सिंपल है याद करना, चा से चाय और चा से चीन, चा से चाय और चा से चीन। समझ में आ गया? तो चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन वर्ल्ड में चीन में होता है। लार्जेस्ट प्रोडक्शन जो होता है टी का वो वर्ल्ड में कौन करता है बच्चों? तो करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। टी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है। हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, आपके पास क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशम फसल है? आपसे पूछा जा रहा है कि रेशम फसल कौन सी है? कपास, जूट, सन या उपरोक्त सभी। जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं कोशिश कीजिए हिंदी मीडियम आंसर बताने की। लाइव चैट में बताइए, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप? आपसे पूछा जा रहा है कि फाइबर क्रॉप कौन है? कॉटन, जूट, हेम्प या ऑल द अबव। तो अगर आपने रेशेदार फसल वाला टॉपिक पढ़ा होगा, आपके ज्योग्राफी में है, तो आपको पता होगा रेशेदार फसल में कपास भी आता है, जूट भी आता है, सन भी आता है। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी, ये हमारा आंसर होगा। बच्चों, फाइबर क्रॉप में कॉटन भी आता है, जूट भी आता है, हेम्प भी आता है। सो डी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया था? और मैंने स्पेशल आपको बताया भी था, हिस्ट्री की बुक में दिया हुआ है रक्तहीन क्रांति, याद कीजिए, मैंने स्पेशल बॉक्स में दिया हुआ था, मैंने आपको बताया भी था कि रक्तहीन क्रांति किसका नाम पड़ा था? भूदान ग्रामदान आंदोलन को, रूसी क्रांति को, द्वितीय विश्व युद्ध को या फ्रांसीसी क्रांति को? इनमें से किसको रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना गया? इंग्लिश मीडियम, विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट ऑल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन किसे बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है भूदान ग्रामदान मूवमेंट, रशियन रिवॉल्यूशन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इन चारों में हम किसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं? रक्तहीन क्रांति किसको कहते हैं? तो रक्तहीन क्रांति कहते हैं भूदान ग्रामदान आंदोलन को। याद कीजिए, स्पेशल मैं बॉक्स में था, हिस्ट्री की जिन्होंने वीडियो देखा होगा, मैंने स्पेशल बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पेपर में आता है। तो भूदान ग्रामदान आंदोलन को हम लोग रक्तहीन क्रांति कहते हैं। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन बोला जाता है भूदान ग्रामदान मूवमेंट को, जो आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। भारत में विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में, अगर मान लीजिए भारत में सरकारों के बीच अधिकारों का कोई विवाद हो जाए, लड़ाई हो जाए दो सरकारों के बीच में, तो अधिकारों के विवाद की स्थिति में निर्णायक की भूमिका कौन निभाता है? कौन निर्णय लेगा? मान लीजिए ए गवर्नमेंट और बी गवर्नमेंट, दो स्टेट की गवर्नमेंट आपस में लड़ने लग जाए किसी बात को लेकर, तो डिसीजन कौन लेगा? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? इंग्लिश में, हु एक्ट एज एन अंपायर
इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, तो कौन एम्पायर बनेगा, कौन डिसीजन लेगा इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर, तो उनके बीच फैसला कौन करेगा। अगर दो गवर्नमेंट के बीच किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाए तो कौन डिसीजन लेता है, डिसीजन मेकिंग कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, या गवर्नर करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं वो फैसले लेते हैं। अगर दो गवर्नमेंट के बीच कोई वाद विवाद हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। एकात्मक शासन व्यवस्था, केंद्रीकृत शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इज देयर इन इंडिया। इंडिया में किस टाइप का गवर्नमेंट है, इंडिया में कौन से गवर्नमेंट का सिस्टम फॉलो होता है। इंडिया के अंदर कौन से गवर्नमेंट सिस्टम को फॉलो करते हैं हम लोग, यूनिटरी को, या सेंट्रलाइज्ड को, या फेडरल को, या फिर नन ऑफ द दीज। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, चैप्टर 2 आपने पढ़ा होगा सिविक्स में। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, तो आंसर है संघात्मक। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इन इंडिया, इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो होता है, तो फेडरल सिस्टम। हम लोग फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम खाली स्थान कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। याद कीजिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप लोग आंसर दे सकते हो कि जो स्थानीय निकाय होते हैं ना, जो पंचायती चुनाव वगैरह होते हैं, उसमें कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। 1/3, आधे से अधिक, 2/3, या इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश मीडियम, एटलीस्ट ब्लैंक दिया हुआ है। कितने सीट, एटलीस्ट कितने सीट आर रिजर्व, रिजर्व क्या है, फॉर वुमेन के लिए इन लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है उसमें वुमेन के लिए कितनी सीट रिजर्व की गई है। तो ऑप्शन होगा, एक तो 1/3 ही गिवन होगा क्योंकि 1/3 था, तो एक ऑप्शन है 1/3, फिर मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, 2/3, और लास्ट है नन ऑफ द दीज। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बताइए आपने कितने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, और मैंने आपको साफ बताया था कि इसका आंसर जो होगा वो 1/3 होगा। 1/3 महिलाओं के लिए सीट जो है वो रिजर्व किया गया है स्थानीय चुनाव के अंदर, इलेक्शन के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है वुमेन के लिए। तो आंसर जो आएगा वो 1/3 आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहा हूं मैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को कौन से अनुसूची में रखा गया है। 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, या 12वीं अनुसूची में। इंग्लिश मीडियम, लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द, लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है कौन से शेड्यूल में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो याद कीजिए लैंग्वेज जो होता है बच्चों वो 8th शेड्यूल में है, जो भाषा है वो 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। तो अगर हिंदी में बात करें, भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं हैं, जो 22 लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं, वो कौन सी अनुसूची में है, तो आंसर आएगा आपका 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। 8th शेड्यूल में बच्चों लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। मैं आपसे कहा था पहले भी जब मैंने आपको पढ़ाया था कि आप मेरा वीडियो देख लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, चाहे कितना भी हार्ड एग्जाम आ जाए। बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन कई बनाए जा सकते हैं। मैं कहता हूं आप जो मैंने पढ़ाया है उसका वीडियो देख लीजिए और फिर आप कोई भी पेपर किसी भी स्कूल का करके देखिए, उनसे बाहर नहीं आएगा। ये नहीं कि मैं ये करा रहा हूं तो आप यही देखिए, आप किसी भी स्कूल का पेपर, किसी भी गवर्नमेंट का पेपर उठा लीजिए, उससे बाहर नहीं आएगा। तो फर्स्ट टर्म के सारे वीडियो आप देख डालो, उसके बाद आप कमाल कर दोगे। आपके गारंटी 40 में से 40 नंबर आएंगे और आप खुद बोलोगे कि सर हमारे नंबर एसएसटी में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए पढ़ता हूं, पढ़िए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को या राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान प्राप्त है।
कौन से भारतीय राज्यों को हमने विशेष प्रावधान दिया है? असम को, अरुणाचल प्रदेश को, नागालैंड को या इन सभी को? इंग्लिश मीडियम, which among the following states has been provided special provision? कौन से स्टेट को स्पेशल प्रोविजन मिला है? कौन से स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 371 में? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या ऑल द अबव? तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भारत के जितने भी उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उन सभी को हमने स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। तो हमने असम को भी स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, हमने अरुणाचल प्रदेश को भी स्पेशल प्रोविजन दे रखा है, हमने नागालैंड को भी स्पेशल प्रोविजन दे रखा है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो ऑल द अबव आएगा। तो हम डी जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। कौन से भारतीय राज्यों को विशेष प्रावधान है? असम को भी है, अरुणाचल प्रदेश को भी है, नागालैंड जो भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन सबको हमने विशेष प्रावधान दे रखा है। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। हम डी आंसर पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। वेनोलिया क्षेत्र के निवासी मुख्यतः किस भाषा को बोलते थे? जो वेनोलिया क्षेत्र में लोग आते थे वो कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते थे? जर्मन का, फ्रेंच का, सिंहली का या डच का? इंग्लिश में, विच लैंग्वेज इज बीइंग मेनली स्पोकन इन वेनोलिया रीजन? जो वेनोलिया रीजन में लोग रहते थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? जर्मन, फ्रेंच, सिंहली या डच? तो करेक्ट आंसर है फ्रेंच। जो वेनोलिया क्षेत्र के लोग थे वो अधिकतर फ्रेंच बोलते थे, वो फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो हमारा आंसर फ्रेंच आएगा। फ्रेंच की भाषा बोली जाती थी। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं हुआ है? इनमें से कौन से देश में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण नहीं किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बेल्जियम में या इनमें से कोई नहीं? इंग्लिश में, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब है वो कौन सा देश है जहां आपको बताना है कि पावर का सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। इंडिया के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बेल्जियम के अंदर या नन ऑफ दीज? तो आपने स्टोरी पर रखी है कि श्रीलंका के अंदर सत्ता का बंटवारा सही से नहीं किया गया था। तो आंसर जो आएगा वो श्रीलंका आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत है कि खालिस्तान कौन सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है? लोकतंत्र में कौन, ये खालिस्तान दिया हुआ ना, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है। लोकतंत्र में कौन सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है? तो आंसर आएगा जनता। जनता जो होती है वो लोकतंत्र में सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत होता है। और भी ऑप्शन है, नेता, प्रशासनिक अधिकारी और राज्यपाल। तो जैसे ही लोकतंत्र आ गया तो मुझे लगता है कि आप ऑप्शन ना भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। आपको पता है लोकतंत्र जनता से बनता है, जनता द्वारा, जनता का, जनता से, तो आपने पढ़ रखा है। तो जनता ऑप्शन आएगा। ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, बात हो रही है डेमोक्रेसी की। तो कौन सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर है? किसके पास सारी सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर होती है? तो आंसर इज पीपल। आपने पढ़ा है ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ये पढ़े होंगे आपने। तो डेमोक्रेसी की बात होती है तो डेमोक्रेसी में लोग जो होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं। तो पीपल जो है वो आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? गलत आपको ढूंढना है, ठीक है। पहला, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र कहा जाता है। सही बात है एकदम। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग संबंधित कृषि, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि और उसके संबंधित क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। याद होगा ना, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में आता है, देखो ये गलत है, देखो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मत्स्य पालन द्वितीय क्षेत्र में कहाँ आता है? मत्स्य पालन तो प्राइमरी सेक्टर में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, हमें अगला पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा कौन सा गलत है, तो सी जो है वो आपका गलत ऑप्शन है। इंग्लिश में बता देता हूं मैं, इंग्लिश में आइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट? आपको बताना है कौन इनकरेक्ट है। प्राइमरी सेक्टर को हम किस नाम से जानते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से, सही बात है। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिल्कुल सही बात है। फिशर्स, जो फिशरीज होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ी आती है बच्चों।
फिशरीज जो होती है वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, तो ये गलत है, सी ऑप्शन गलत है, तो ये इनकरेक्ट ही तो पूछ रहे थे आपसे, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है, तो आपका सी आंसर आएगा। जो फिशरीज होती है वो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी होती है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 17 क्वेश्चन पे आते हैं। मानव विकास सूचकांक की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? जो मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो कौन सी संस्था बनाती है? विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, या उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में बता देता हूं मैं आपको। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश द डाटा ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, या नन ऑफ द अबव? तो मैंने आपको बताया था कि HDI जो होता है वो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम, ये हर साल निकालते हैं, अलग अलग देशों का HDI निकाला जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम जो होता है वो HDI के डाटा को पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, पब्लिश करता है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं UNDP, याद रखना। और ये NCERT में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कोई बुक गाइड, मैं कहता हूं कुछ लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कहता हूं वीडियो में, NCERT से बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती दुनिया में। आप ये पढ़िए, आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर लोगे। NCERT को ढंग से पढ़िए, आपको हर आंसर मिल जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, जब मैं भी स्टूडेंट था ना, हम लोग गलती क्या करते हैं, 10 MCQ यहां से देख लिया, 10 MCQ वहां से देख लिया, 20 MCQ वहां से देख लिया, तो पूरी नॉलेज कभी नहीं मिलती। आप एक बार चैप्टर को, टाइम ही तो लगेगा, एक बार टाइम इन्वेस्ट करिए, एक बार इन्वेस्ट करिए, उसके बाद कमाल देखिए, आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक शहरी अमीर परिवार की लड़की के विकास का लक्ष्य हो सकता है? जो अमीर परिवार की लड़की है उसके लिए विकास का क्या लक्ष्य होगा? तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, विकास वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था। अमीर परिवार की जो लड़की होती है उसके विकास का क्या मतलब होता है? अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना। लड़की क्या चाहेगी? अपने भाई जितनी स्वतंत्रता प्राप्त करना। सही बात है, जो शहर में लड़की अमीर परिवार में है वो बिल्कुल चाहेगी अपने भाई जैसे स्वतंत्र पाना उसको। अपने स्वयं के निर्णय ले सके, बिल्कुल अपना डिसीजन वो खुद लेती है। विदेश में अपनी पढ़ाई कर सके, हाँ करते हैं, जो अमीर परिवार के बच्चे हैं वो विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, बिल्कुल सही बात है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी, क्योंकि ये सारी बातें सही है। जो अमीर परिवार की लड़की है वो अपने भाई जैसी स्वतंत्रता भी चाहती है, स्वयं निर्णय भी लेती है और विदेश में पढ़ाई भी करती है, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में, विच अमंग द फॉलोइंग इज मे बी द डेवलपमेंट गोल फॉर अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली? डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है एक गर्ल के लिए जो रिच अर्बन फैमिली में रहती है? तो शी गेट एज मच एज फ्रीडम एज हर ब्रदर। एक लड़की क्या चाहेगी रिच परिवार में जो अमीर घर में अर्बन एरिया में रहती है, कि उसे उतना ही फ्रीडम मिले जितना उसके भाई को मिलता है। शी इज एबल टू टेक हर ऑन डिसीजन, वो अपना डिसीजन खुद ले सके। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज अब्रॉड, वो बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। तो आंसर क्या आएगा? ऑल द एबव, कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया बेटा? क्योंकि ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए हम डी पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है? बताइए कितना सिंपल क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? संचार, बैंकिंग, परिवहन और उपरोक्त सभी। मुझे लगता है इसका आंसर तो लगभग सबको पता होगा। जब तक मैं इंग्लिश में समझा रहा हूं प्लीज आप कमेंट करिए कि 19 का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में कौन आता है, ABCD आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टर्टरी सेक्टर? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए टर्टरी सेक्टर में कौन आएगा, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? पहला कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ऑल द अबव। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो बताइए बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, आप सबने आंसर दे दिया लगभग। वेरी गुड, आप सबके आंसर मुझे प्राप्त हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो, शाबाश, ऐसी पढ़ो। वेरी गुड बच्चों, मेहनत करते रहो, सफल जरूर होंगे एक दिन हम। चलिए, इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र में आता है? तो आपका सबका आंसर आया सर, संचार भी तृतीय क्षेत्र में आता है, बैंकिंग भी आता है, परिवहन भी आता है।
तो डी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि बच्चों तृतीय क्षेत्र में ये तीनों चीजें आती हैं, तो डी हमारा आंसर आएगा। टर्टरी सेक्टर आपसे पूछा है, टर्टरी सेक्टर में क्या आता है? तो टर्टरी सेक्टर में आपके पास टर्टरी सेक्टर में क्या क्या आता है? तो सर टर्टरी सेक्टर में कम्युनिकेशन भी आता है, बैंकिंग भी आता है और ट्रांसपोर्टेशन भी आता है, इसलिए डी जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हम डी पर टिक करेंगे। सुदीप, सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। सुदीप को बिना उचित कारण बताए नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए। कौन सा ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें हम किस बिना कारण से किसी को नौकरी से नहीं हटा सकते, ये आपको बताया जा रहा है। सुदीप जो है एक व्यक्ति है, सुदीप, उसको बिना कारण से नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। तो वो किस क्षेत्र में कार्य करता है? असंगठित क्षेत्र में या संगठित क्षेत्र में, या दोनों पॉसिबल है या कोई नहीं पॉसिबल है। तो आंसर आपको मिल गया होगा। बिना कारण के हम किसको नहीं निकाल सकते, आपको पता होगा। सुदीप में नॉट बी टर्मिनेटेड, सुदीप को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता फ्रॉम ही जॉब, उसके जॉब से, विदाउट स्टेटिंग एनी वैलिड रीजन, बिना वैलिड रीजन के सुदीप को टर्मिनेट जॉब से नहीं निकाल सकते बिना एक वैलिड रीजन के। तो वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ए और बी में, और ए और बी दोनों में। याद कीजिए, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, याद है ना? आपको पूरी स्टोरी समझाई थी मैंने। तो संगठित क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उसको बिना रीजन के हम लोग जॉब से नहीं निकाल सकते। जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा सकता बिना कारण के। और मैंने स्टोरी भी आपको समझाई थी, उसमें एक लेडी थी जो टीचर थी, मैंने आपको टीचर के बारे में बताया था कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, फिर आपको एडवांटेज बताया था। अब जाके देखिए तो सही एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन आपको ऑन टिप्स पता होंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 21 पे आता हूं। इनमें से कौन सा विचार ज्यूसेपी मैथ्सनी का नहीं था? ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन ज्यूसेपी मैथ्सनी का विचार नहीं था। इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता। सही बात है, ज्यूसेपी मैथ्सनी यही तो कहा था कि इटली को हम छोटे प्रदेशों के पैबंदी में नहीं रख सकते। एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। सही बात है, ज्यूसेपी मैथ्सनी कहा था कि भाई इटली का एकीकरण करो। राजशाही का समर्थन, गलत। राजशाही का कभी भी ज्यूसेपी मैथ्सनी ने समर्थन नहीं किया। राजशाही क्या होता है? राजा का शासन, राजा का बेटा राजा। राजशाही का समर्थन नहीं किया कभी ज्यूसेपी मैथ्सनी ने। तो इटली के, उन्होंने कहा था इटली जो है छोटे राज्यों के पैबंदों में नहीं रह सकता, इटली का एकीकरण होगा तभी ये मुक्त होगा। राजशाही का इन्होंने कभी भी समर्थन नहीं किया। तो यही तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विचार ज्यूसेपी मैथ्सनी का नहीं था। तो ये वाला विचार जो है राजशाही का समर्थन, ये ज्यूसेपी मैथ्सनी ने नहीं किया था। इंग्लिश मीडियम आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट अ विजन ऑफ ज्यूसेपी मैथ्सनी? ज्यूसेपी मैथ्सनी ने क्या नहीं कहा था, उसका विजन। आपने विजन पढ़ा था ज्यूसेपी मैथ्सनी ने, जिसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था यंग यूरोप, याद होगा आपको। तो यंग इटली और यंग यूरोप आपने पढ़ा था, ये यंग इटली किसने बनाया, यंग यूरोप किसने बनाया। तो ज्यूसेपी मैथ्सनी का कौन सा विजन नहीं है इनमें से? इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पार्ट वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम, ये उसका विजन था कि इटली को हम छोटे छोटे स्टेट में नहीं रख सकते। यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी, अगर इटालियन लिबर्टी चाहिए तो उसका यूनिफिकेशन करना पड़ेगा, उसका एकीकरण करना पड़ेगा, ये भी उसका विजन था। सपोर्ट ऑफ मोनार्की, उन्होंने मोनार्की का कभी भी समर्थन नहीं किया। मोनार्की का, राजशाही का, राजा का समर्थन ज्यूसेपी मैथ्सनी ने कभी नहीं करा। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि कौन सा उनका विजन नहीं है, तो सपोर्ट ऑफ मोनार्की उनका विजन नहीं है, तो हम सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने स्टोरी पढ़ रखी है तो कहीं बटने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का राजा था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, प्रशा का राजा था, या प्रशा का प्रधानमंत्री था? जब तक मैं इंग्लिश में बता रहा हूं प्लीज आप इसका आंसर बताइए 22 का, कि मैथ्सनी कौन था? ए ऑस्ट्रिया का राजा, बी ऑस्ट्रिया का चांसलर, सी प्रशा का राजा, या प्रशा का प्रधानमंत्री? इनमें से कौन सा सही है मेटरनिक के बारे में? ठीक है,
जब तक मैं इंग्लिश में बताता हूं। हु वॉज मेटरनिक, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई घुमा फिरा के कुछ नहीं बोला गया कि मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक के लिए ऑप्शन है कि वो ऑस्ट्रियन किंग था, ऑस्ट्रियन काउंसलर चांसलर था, पर्शियन किंग था, या पर्शियन प्राइम मिनिस्टर था। कौन था मेटरनिक, याद कीजिए ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था। मेटरनिक कौन था, इतना बढ़िया बताया था मेटरनिक के बारे में आपको कि वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। याद कीजिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया था काफी देर तक कि मेटरनिक की कहानी बताई थी आपको कि वो ऑस्ट्रिया का क्या था, चांसलर था। तो बी जो है वो आपका ऑप्शन होगा। ऐसे इंग्लिश में आप लिखोगे ऑस्ट्रियन चांसलर, वो ऑस्ट्रियन चांसलर था, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि फेडरिक लिस्ट कौन थे। जो फेडरिक लिस्ट थे वो कौन थे। तो फेडरिक लिस्ट आपके बुक में नाम आया हुआ है, पढ़ना इनके बारे में, फेडरिक लिस्ट के बारे में कि फेडरिक लिस्ट कौन थे। एक संगीतज्ञ थे, एक दार्शनिक थे, फिलोसफर बोलते हैं इंग्लिश में, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, या एक चित्रकार थे। कौन थे फेडरिक, हु वाज द फेडरिक लिस्ट, फेडरिक लिस्ट कौन थे। तो फेडरिक लिस्ट बहुत आराम से पढ़ना इनके बारे में, फेडरिक लिस्ट के बारे में कि कौन थे फेडरिक लिस्ट, आपसे पूछा जा रहा है। एक म्यूजिशियन थे, एक फिलोसफर थे, एक इकोनॉमिस्ट थे, या फिर आर्टिस्ट थे। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा फेडरिक लिस्ट जो थे वो एक अर्थशास्त्री थे, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, वो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने जर्मेनिया, याद कीजिए, जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया था। मैंने बार बार कहा था आपसे कि याद कर लो, पेपर में आता है बहुत ज्यादा। जर्मेनिया का चित्र किसने बनाया था, फिलिप वेट ने, अर्नेस्ट रेनन ने, फेडरिक सरयू ने, या कावुड ने। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है, फिलिप वेट, अर्नेस्ट रेनन, फेडरिक सरयू, या कावुड। किसने बनाया था जर्मेनिया का चित्र। हु प्रिपेयर्ड द पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया, किसने जर्मेनिया का पिक्चर बनाया था, फिलिप वेट ने, अर्नेस्ट रेनन ने, फेडरिक सरयू ने, या कावुड ने। तो करेक्ट आंसर है फिलिप वेट। फिलिप वेट ने ही जर्मेनिया का चित्र बनाया था, जो आपके ऊपर में बड़ा सा एक फोटो भी दिया हुआ है। तो फिलिप वेट जो है वो आपका आंसर आएगा, और यहां पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट होता है, यहां से आपका सेक्शन बी स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करें सेक्शन बी। तैयार हो सारे बच्चे, मजा आ रहा है, अब तक सारी बातें समझ में आ रही है। एक एक चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो लैंग्वेज की कोई दिक्कत नहीं आपको। किसने कहा था मैथ्सनी हमारी सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन है। किसने मैथ्सनी की बुराई की थी, किसने कहा था कि मैथ्सनी जो व्यक्ति है ना, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था में सबसे खतरनाक दुश्मन है। किसने कहा था ये, ड्यूक मेटरनिक ने कहा था, नेपोलियन ने कहा था, या एमेनुअल विक्टर ने कहा था, या एमेनुअल विक्टर सेकंड ने कहा था। किसने कहा था मैथ्सनी हमारा दुश्मन है, ये हमारी समाज को बर्बाद कर देगा, ये किसने कहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। इंग्लिश में बोलूं, मैथ्सनी इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, हमारी सोशल ऑर्डर का मोस्ट डेंजरस एनिमी है ये व्यक्ति मैथ्सनी। ये बात किसने बोला था, हु सेड दिस, ये बात किसने बोली थी बच्चों, ड्यूक मेटरनिक ने बोली थी, नेपोलियन ने बोला था, या विक्टर एनिमल फर्स्ट ने बोला था, या विक्टर एनिमल सेकंड ने बोला था। तो करेक्ट आंसर है ड्यूक मेटरनिक ने बोला था। ड्यूक मेटरनिक ने कहा था कि ये व्यक्ति जो है ना मैथ्सनी, ये हमारी सारी सामाजिक व्यवस्था को खराब कर देगा, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन है, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये बात बोली थी ड्यूक मेटरनिक ने। तो ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा। नाउ 26 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के विषय में नहीं है। कौन सा इटली के एकीकरण के बारे में नहीं है, नहीं वाला ढूंढना है। जूसेपी मैथ्सनी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खुफिया संगठन बनाया था, याद कीजिए, बिल्कुल सही बात है, जूसेपी ने बनाया था ना खुफिया संगठन, याद है, जूसेपी मैथ्सनी ने खुफिया संगठन बनाया था, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री कावुड ने इटली संघ की स्थापना के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेटलू, इटली का जो एकीकरण किया था किसने किया था, कावुड ने तो किया था, ये भी ठीक बात है। 1861 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने स्वयं को संयुक्त इटली का राजा घोषित किया था, बिल्कुल सही बात है कि विक्टर एमेनुअल ने अपने आप को
राजा घोषित कर दिया था इटली का, तो ये भी ठीक है। तो ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार था, ये गलत है। ऑटो वन बिस्मार्क इटली के एकीकरण का सूत्रधार नहीं था, तो ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। तो आपको डी आंसर पर क्लिक करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 26 में। इंग्लिश मीडियम बोलू, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। जब यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो रहा था तो इनमें से कौन सा गलत है? नॉट है। नॉट यूनिफिकेशन ऑफ इटली से इसका कोई संबंध नहीं है। जूसेपी मैथ्सनी फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी, सही बात है ये। जूसेपी मैथ्सनी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाया था। चीफ मिनिस्टर कावूर लेड द मूवमेंट ऑफ यूनिफिकेशन, बिल्कुल कावूर ने ही यूनिफिकेशन मूवमेंट की लीड की थी, तो ये भी सही है। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड ने वाज प्रोक्लेमेड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। जो विक्टर इमैनुअल थे उन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया था किंग यूनाइटेड इटली का राजा घोषित कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। जो विक्टर इमैनुअल थे उन्होंने कहा था कि मैं जब एकीकरण हो गया था इटली का तो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था विक्टर इमैनुअल ने। तो ये तीनों बात सही है। अब फोर्थ अंतिम ऑप्शन देखते हैं कि हमारे पास अंतिम ऑप्शन क्या है। अंतिम ऑप्शन पढ़िए, जो ऑटो वन बिस्मार्क है वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये गलत है। ऑटो वन बिस्मार्क जो है वो आर्किटेक्ट नहीं थे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा गलत है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है? याद कीजिए, मैंने आपको नेपोलियन नागरिक संहिता समझाया था। नेपोलियन नागरिक संहिता के बारे में कौन कौन सा ये विशेषताएं सही है। पहला, इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया था, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार मिलते हैं राजा महाराजाओं को, वो समाप्त कर दिया था। इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, ये भी सही बात है कि जो प्रशासनिक विभाजन बहुत कठिन थे उनको बहुत सिंपल तरीके से क्लासिफाई किया था नेपोलियन ने। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया था, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया था। आप जाके देखना वीडियो, मैंने आपको बताया था नेपोलियन नागरिक संहिता के बारे में पूरा समझाया था, और बिल्कुल सारी बातें सही है। ये सभी नेपोलियन के जो सुधार हैं वो सब आए थे इसके अंदर। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। फ्रांस के अलावा ये उन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था जहां पर नेपोलियन का कब्जा था। नेपोलियन ने जिन जिन देशों को जीता था उन सब पर ये नेपोलियन नागरिक संहिता लागू किया गया था। तो ये पॉइंट भी सही है कि इसने जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, यातायात संचार व्यवस्था को सुधार गया। इन संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। तो क्योंकि चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो हमारा ऑप्शन डी आएगा। सभी कथन सही है, हम डी पर टिक करेंगे। इंग्लिश में देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेपोलियन सिविल कोड। जो नेपोलियन सिविल कोड था जो 1804 में बनाया गया था, उसके क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या खास बातें थी उसमें। फर्स्ट, इट टुक अवे ऑल द प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। जो बर्थ के बेस पर प्रिविलेज मिलता था उन सबको खत्म कर दिया था। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। इट सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको बहुत आसान कर दिया था नेपोलियन ने। थर्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत इंप्रूव किया था इन्होंने, बिल्कुल सही बात है। और दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। फ्रेंच कंट्रोल के अंदर जितने भी रीजन नेपोलियन ने जीता था वहां पे भी नेपोलियन सिविल कोड लागू किया गया था, ये मैंने आपको बताया था। तो ये पॉइंट भी सही है। तो क्योंकि चारों स्टेटमेंट सही है इसलिए डी आएगा। ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 आता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। हैब्सबर्ग साम्राज्य में इतावली समाज विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था। जो हैब्सबर्ग साम्राज्य था उसमें जो इतावली समाज था वो विभिन्न राजवंशों में बटा हुआ था, छोटे छोटे राजवंश बटे हुए थे। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था ये। ज्यूसेपी मैथ्सनी ने एकीकृत इटली गणराज्य के राज्य के लिए विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा रखी। याद कीजिए, ज्यूसेपी मैथ्सनी ने खुफिया एजेंसी बनाई थी, इटली के एकीकरण पर बहुत जोर दिया था ज्यूसेपी मैथ्सनी ने। तो ये स्टेटमेंट भी, दोनों स्टेटमेंट सही है। ज्यूसेपी मैथ्सनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है कि ज्यूसेपी मैथ्सनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है।
1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने स्वयं को एकीकृत इटली का सम्राट घोषित किया था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां भी चारों स्टेटमेंट, इसलिए कहता हूं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ो। आप कितने भी गाइड, कुंजी, रिफ्रेशर उठा लो, समस्या ये होगी आपको पूरी नॉलेज कभी नहीं मिलेगी। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, आपको जीवन भर की खुशी होगी, आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी नहीं भाई, क्योंकि एनसीईआरटी सब डाउट्स क्लियर कर देता है। तो ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो ये चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो हम डी आंसर पर टिक करेंगे। नाउ अगला क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पर हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 28 था, ये है ना 28 हो गया हमारा। अब आते हैं 29 पर। अच्छा ये चीज़ इंग्लिश में नहीं हुआ, इंग्लिश में कराता हूँ बेटा। इंग्लिश में देखो, ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं हुआ, इंग्लिश में बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। इटालियन वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेमिक स्टेट, बहुत सारे छोटे छोटे डायनेमिक स्टेट थे। एज वेल एज मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर, जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें मल्टी नेशन थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश थे। तो बिल्कुल सही बात है कि इटली जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। Giuseppe Mazzini had sought put together a concerted program for Unitary Italian Republic। जो जूसेपी मैथनी थे उन्होंने इटालियन को इकट्ठा करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। सॉरी बच्चों, ये आवाज आ रही थी, कुछ पागल लोग होते हैं, तो सॉरी इस बात के लिए कि आपको डिस्टरबेंस हुआ। गाड़ी की आवाज से, बहुत तेज आवाज थी। चलिए वापस आते हैं। जूसेपी मैज़नी जो थे उन्होंने सॉर्ट आउट किया था और पुट टुगेदर, उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया था, किसके लिए, यूनाइटरी इटालियन के लिए, इटली को एकीकरण करने के लिए जूसेपी मैज़नी ने बहुत संघर्ष किया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था ताकि वो इटली का एकीकरण कर सके। जूसेपी मैज़नी फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी, इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली। इसके अलावा इन्होंने एक और बनाया था, याद कीजिए, यंग यूरोप नाम से। तो ये भी सही है कि जूसेपी मैज़नी ने यंग इटली बनाया था। 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकेंड ने अपने आप को घोषित कर दिया था किंग इन द यूनाइटेड इटली, जो यूनाइटेड इटली था उसका किंग घोषित किया था उन्होंने अपने आप को, वो थे विक्टर इमैनुअल सेकेंड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। ये चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि जो इटली थे वो छोटे छोटे राजवंशों में बटा हुआ था। जूसेपी मैज़नी ने प्रोग्राम बनाया था ताकि वो इटली को एकीकरण कर सके। जूसेपी मैज़नी ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी यंग इटली के नाम से। 1861 में विक्टर इमैनुअल ने यूनाइटेड इटली को अपने आप का किंग घोषित किया था। तो ये चारों स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 29 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कहता है कि सही मिलान पहचानिए, आपको बताना है कौन सा मिलान सही है। बिस्मार्क इटली गलत है, बिस्मार्क इटली नहीं है, यहाँ पे जूसेपी मैथनी इटली होना चाहिए था। मैथनी जर्मनी, ये भी गलत है, मैथनी का संबंध जर्मनी से नहीं था। काबुल का संबंध ब्रिटेन, ये भी स्टेटमेंट गलत है, काबुल का संबंध ब्रिटेन से नहीं था। मेटरनिक ऑस्ट्रिया, जी हाँ ये देखिए मेटरनिक ऑस्ट्रिया, और ये पीछे क्वेश्चन भी आया था, याद कीजिए। मेटरनिक जो थे वो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेटरनिक का ऑस्ट्रिया से संबंध था क्योंकि वो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही आएगा। इंग्लिश में देखो, बिस्मार्क का संबंध इटली से नहीं, जूसेपी मैथनी का संबंध इटली से था। मैज़नी का संबंध जर्मनी, ये भी गलत है, मैज़नी का संबंध इटली से था। काबुल का संबंध ब्रिटेन, ये भी गलत है। और लास्ट में आपका मेटरनिक, मेटरनिक का संबंध ऑस्ट्रिया से, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल मैचिंग सही है क्योंकि जो मेटरनिक थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो ये ऑप्शन सही है, तो डी आएगा, इसका भी आप ऑप्शन डी टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए, गलत मिलान को पहचाना। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सही बात है, जो सौर ऊर्जा होती है नवीकरणीय होती है। सौर ऊर्जा हमें बार बार बना सकते हैं हम, ये खत्म नहीं होगा जल्दी हमारे भविष्य में, तो ये नवीकरणीय है, सही बात है। अनवीकरणीय कोयला, कोयला आपको पता है आज ना कल खत्म हो जाएगा, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये मैचिंग भी सही है। जैव संसाधन धातुएं, ये गलत है। जैव संसाधन धातुएं थोड़ी होती है, जैव संसाधन में क्या आता है, कोयला आता है, पेट्रोल आ सकता है, डीजल आ सकता है, प्राकृतिक गैस आ सकता है। तो जैव संसाधन धातुएं नहीं होती। धातुएं जो जीव से थोड़ी बनी, आप बताइए क्या कोई धातु जीव से बनाए क्या, नहीं ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा सी, क्योंकि यही तो कहता है गलत मिलान पहचानिए, आपको गलत मिलान पहचानना था, तो गलत मिलान सी है, सी जो है वो गलत दिया हुआ है, फोर्थ पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला,
फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। रिन्यूएबल रिसोर्स, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल होता है क्योंकि हम सोलर एनर्जी को बार बार रिन्यू कर सकते हैं, सही है। नॉन रिन्यूएबल कोल है क्योंकि कोल आज निकल खत्म हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी सही है। बायोटिक होता है मेटल्स, ये गलत है क्योंकि बायोटिक नहीं होता मेटल, मेटल अबायोटिक में आता है, मेटल अबायोटिक होता है जबकि ये बायोटिक लिखा हुआ है। तो ये हमारा आंसर आएगा क्योंकि आपको इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। तो ये जो मैचिंग है ये इनकरेक्ट है, मेटल बायोटिक नहीं होता, तो ये ऑप्शन जो है ये इनकरेक्ट मैच है। तो हमें इनकरेक्ट पूछ रहा था तो हम सी पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें, हर बच्चे से बोलें, आप अपने दोस्तों से बोलें, जरूर इन क्वेश्चनों को करें। जो मरुस्थलीय मृदा होती है वो लाल एवं भूरा रंग होता है, गलत है, लाल और भूरा रंग नहीं होता उसका। रेतीले और लवणीय होती है, ये हम काफी हद तक मान सकते हैं। ये देखिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मैं क्वेश्चन मैं पढ़ लेता हूं दोबारा। एक मिनट मैं क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ के बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 पे है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन मरुस्थलीय मृदा के संदर्भ में सही है? जो मरुस्थलीय मृदा होती है ना, जो रेगिस्तान होती है, वहां जो मृदा पाई जाती है, उसके संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अच्छा, हमें केवल रेगिस्तान की मिट्टी के बारे में बताना है बच्चा। तो रेगिस्तान की जो मिट्टी होती है वो लाल एवं भूरा रंग होता है। सॉरी बच्चों, ये सही है ना, लाल और भूरा रंग होता है। आपने देखा होगा रेत जो होता है भूरे रंग का होता है, लाल रंग का होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेतीला होता है और लवणीय होता है, बिल्कुल रेतीला, तभी तो बोलते हैं रेत रेतीला होता है और लवणीय होता है ना, तो ये भी सही है। शुष्क जलवायु पाई जाती है वहां पे बारिश होती नहीं है। उच्च तापमान होता है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां जल वाष्पन की दर अधिक होती है, पानी जल्दी सूख जाता है, ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। तो सभी कथन सत्य है। हमारा डी जो है वो ऑप्शन सही आएगा कि ये आंसर आएगा डी, कि इनमें से सारे स्टेटमेंट सही है। इंग्लिश में विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एरिड सॉइल। जो एरिड सॉइल होती है ना, जो आपके रेगिस्तान में पाई जाती है, डेजर्ट में पाई जाती है, जो डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, उस सॉइल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो वो रेड कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, बिल्कुल सही, रेड और ब्राउन होता है जो डेजर्ट सॉइल होता है। सैंडी होता है और सलाइन होता है, बिल्कुल सही। सैंडी मतलब रेतीला होता है और उसका टेस्ट जो होता है वो लवण का होता है, नमक जैसा होता है। ड्यू टू हाई ड्राई क्लाइमेट, वहां पे हाई ड्राई क्लाइमेट होता है, हाई टेम्परेचर होता है, इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है, पानी जल्दी सूख जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये डी आप टिक करोगे ऑप्शन में, डी आपका आंसर आएगा कि सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। गलत मिलान को पहचानना है, बताना आपको गलत कौन है। जलोढ़ मृदा गन्ने की कृषि की जाती है, सही बात है, जलोढ़ मृदा में गन्ने की कृषि की जाती है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। काली मृदा में कपास की खेती, काली मृदा फेवरेट होता है कपास के लिए, बिल्कुल सही है। लेटराइट मृदा में काजू की, हाँ बिल्कुल सही बात है, लेटराइट मृदा में काजू की कृषि होती है। लाल मृदा में सेब, बिल्कुल गलत है, लाल मृदा रेतीली मृदा। अब रेत में बताओ सेब कहां से उगाओगे? रेत में लाल मृदा कौन सी होती है? जो लाल मृदा होती है आप इधर समझो रेत वाली मिट्टी होती है। अब रेत की मिट्टी में आप सेब कहां से उगा लोगे? आप समझ सकते हो ना। तो लाल मृदा में सेब की कृषि नहीं होती। तो ये हमारा आंसर आएगा। आंसर कौन सा आएगा? डी आएगा, क्योंकि आपको क्या कहता है गलत मिलान, तो ये गलत मिलान है ना, लाल मृदा में सेब की खेती नहीं होती है। इंग्लिश मीडियम, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच बोलना है। एल्वोली सॉइल जो होता है वो शुगर केन के लिए फेवरेट होता है। ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए फेवरेट होता है। लेटराइट सॉइल जो होता है वो कैशू कल्टीवेशन के लिए फेवरेट होता है। और रेड सॉइल में एप्पल कल्टीवेशन, गलत, रेड सॉइल में रेत में एप्पल नहीं हो सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन डी आएगा कि डी हमारा आंसर है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ये मैचिंग जो है वो इनकरेक्ट है, रेड सॉइल में एप्पल कल्टीवेशन नहीं होता। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में कॉफी उत्पादन के संदर्भ में असत्य है? कॉफी उत्पादन याद कीजिए, मैंने बताया था भारत के बारे में, कॉफी उत्पादन पूछ रहा है कौन सा असत्य है, गलत है। भारत में जो कॉफी का उत्पादन होता है उसमें कौन सा गलत है, गलत आपको ढूंढना है। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए संसार में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही, कि भारतीय कॉफी की बहुत ज्यादा मांग है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत हाई होती है। सेकंड, जो बाबा बूदन की पहाड़ी है, मैंने आपको बताया था बाबा बूदन के बारे में, बाबा बूदन की पहाड़ियों में इसका उत्पादन आरंभ हुआ था सबसे पहले, ये स्टेटमेंट सही है। अरेबिक किस्म की कॉफी आरंभ में जापान से लाई गई, ये गलत है। अरेबिक किस्म की कॉफी जापान से नहीं लाई गई थी, अरब वगैरह देशों से लाए थे हम लोग। तो अरेबिक किस्म की जो कॉफी है वो जापान से नहीं आई थी, अफ्रीका वगैरह से लाए थे हम लोग।
तो अरेबिक किस्म की जो कॉफी है वो जापान से लाई गई, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका आंसर आएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा ना कौन सा गलत है, तो ये असत्य है। अरेबिक किस्म की कॉफी हम लोग अफ्रीका वगैरह से लेकर आए थे। इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है अबाउट द कॉफी कल्टीवेशन इन इंडिया। कॉफी कल्टीवेशन में इनकरेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है। इंडियन कॉफी इज नॉन एज इन द वर्ल्ड फॉर इट्स क्वालिटी, क्वालिटी के लिए फेमस है। जो इंडियन कॉफी है वो अपनी क्वालिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा बुदन हिल्स, बाबा बुदन हिल्स पे हमने सबसे पहले कल्टीवेशन स्टार्ट किया था कॉफी का, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। द अरेबिक वैरायटी इनिशियली बॉट फ्रॉम जापान, बच्चों जो अरेबिक वैरायटी है ये अफ्रीका वगैरह से हम लोग लेके आए थे, ये जापान से नहीं लाए थे, तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो सी इनकरेक्ट है, तो आप सी आंसर लगाओगे कि हम अरेबिक वैरायटी की जो कॉफी है वो हम जापान से लेकर नहीं आए थे, तो सी आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 34 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य है? जलोढ़ मृदा के संदर्भ में सत्य है। तो अगर आपने जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा होगा, इंग्लिश में हम इसको एलोवियल सॉइल बोलते हैं, तो अगर आपने एलोवियल सॉइल जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा होगा तो आप आंसर दे पाओगे। इन मृदाओं का रंग सफेद होता है, लो पहला ही ऑप्शन मिल गया आपको, जलोढ़ मृदा का रंग सफेद होता है, बिल्कुल सही बात है, इन मृदाओं का रंग सफेद होता है, तो पहला तो करेक्ट है। आगे देख लेते हैं, यह मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, नहीं, कपास की खेती जो होती है वो ब्लैक सॉइल में होता है ज्यादा, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, हमें ए मिल गया ना। जलोढ़ मृदा जो होता है वो सफेद रंग का होता है, तो ए जो है आपका ऑप्शन सही है, तो ए आप टिक कर दोगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, आपको बताना है कौन सा ट्रू है एलुवियल सॉइल के बारे में। एलुवियल सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो दीज सॉइल आर व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट कलर के होते हैं, वाकई सही बात है, ये व्हाइट कलर होता है इनका एलुवियल सॉइल का। इट इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होता है बेटा आइडियल, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होता है आइडियल, तो ये गलत हो गया, तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप यही आंसर कर लोगे कि दीज सॉइल आर व्हाइट इन कलर, ये जो होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। क्या आप आंसर लगा लोगे बेटा? आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 35 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी आंसर दे सकता है इसका। डीजल किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, नवीकरणीय तो हो नहीं सकता, खत्म हो जाएगा। जैव, जैव एक तरह से मान सकते हैं कि जैव है, बट आगे पढ़ लेते हैं। संभावी या अनवीकरणीय संसाधन, तो इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन अनवीकरणीय है, कि ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, भविष्य में खत्म हो जाएगा, तो डीजल जो है ये अनवीकरणीय योग्य संसाधन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज डीजल, आपसे पूछा डीजल कौन सा रिसोर्सेज है? रिन्यूएबल तो ये हो नहीं सकता, दोबारा तो बन नहीं सकता एक बार खत्म होने के बाद। बायोटिक हम थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि चलो बायोटिक हो सकता है, बट ऑप्शन देखिए पोटेंशियल, नॉन रिन्यूएबल बेस्ट है, क्योंकि हमें चार में से बेस्ट ढूंढना पड़ता है, तो डीजल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज करने के बाद दोबारा तो आप इसे नहीं बना पाओगे, इसलिए नॉन रिन्यूएबल बेस्ट ऑप्शन है, हम डी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए, निम्न में से दिए गए प्रश्नों में दो प्रातकरण दिए गए हैं और संकल्पना और दूसरा कारण, कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ये वही आ गया असर्शन रीजन वाला, संकल्पना और कारण, असर्शन और रीजन वाला। बच्चों मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ, मैंने मैथ साइंस से बच्चों को बताया है, अगर आप मैथ साइंस का वीडियो देखते हो मेरा, तो आपको असर्शन रीजन का कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको पहले इसका शॉर्टकट सुनाता हूँ, जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए असर्शन और रीजन, अगर दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसके बारे में बात कर रहा हो, ये पर्टिकुलर इसके बारे में बात कर रहा हो, इन दोनों में रिलेशन हो, इन दोनों में ये आपस में जुड़े हुए हो, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हो, तो आप ए पे टिक करोगे। अगर दोनों सही हैं लेकिन ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा हो, अगर इन दोनों में रिलेशन ना हो, ये दोनों सही है लेकिन इन दोनों में रिलेशन ना हो, ये अपनी कहानी कुछ और गा रहा है, ये अपनी कहानी कुछ और गा रहा है, तो अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो ऑप्शन सी आएगा, और पहला गलत है तो ऑप्शन डी आएगा, दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं दोबारा बताता हूं, अगर दोनों सही है और दोनों में रिलेशन है, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो ए, दोनों सही है लेकिन एक दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो बी, और पहला सही है दूसरा गलत है तो सी, और पहला गलत है तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये असर्शन रीजन का शॉर्ट ट्रिक है, ये असर्शन रीजन का शॉर्ट ट्रिक है, बिलीव मानिए कभी जीवन में आपको गलती नहीं करोगे अगर आप ये टेबल आप स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे। बेफिलहाल मैं अपने क्वेश्चन पे वापस आता हूं, मैं अपने आप क्वेश्चन का आपको समझा रहा था और वही चीज मैं आपको यहां भी समझाऊंगा।
देखिए पहला क्या है, देश के आर्थिक विकास के लिए सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि भाई अगर देश का विकास तभी होगा जब सतत पोषणीय विकास होगा। आपको याद होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात की थी, तो देश का आर्थिक विकास कब होगा, जब सतत पोषणीय विकास होगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सतत पोषणीय विकास यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादन प्रक्रिया पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अब दोनों सही है। यहां देखिए, यहां भी सतत पोषणीय विकास है, यहां भी सतत पोषणीय विकास है ना, दोनों में सेम। याद आया शॉर्ट ट्रिक? दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक ही बात टॉपिक के बारे में बात करें, दोनों में संबंध है, तो आप ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। क्या मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गया बच्चों? मैं क्या कह रहा हूं, कभी गलती नहीं होगी अगर इस बात को फॉलो करोगे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है और दोनों देखिए दोनों में एक ही चीज आ रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं इस टाइप के असर्शन रीजन के क्वेश्चन की। इंग्लिश में देखिए, बच्चों इंग्लिश में पढ़ा देता हूं। असर्शन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसेंशियल होता है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी कंट्री को अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आप सब जानते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, आर एडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन प्रोसेस, कि प्रोडक्शन तो हो लेकिन एनवायरमेंट का कोई नुकसान ना हो। तो यही तो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन। क्या होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कि हम डेवलपमेंट तो करें लेकिन भविष्य का ध्यान में रख के हमारा नुकसान ना हो पर्यावरण का। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक ही चीज के बारे में बात करें, यहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यहां भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जब दोनों लाइन ट्रू हो और दोनों में एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हो तो ये ऑप्शन ए आएगा। आपको ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है अगर आपने शॉर्ट ट्रिक समझ रखा है जो मैंने आपको अभी समझाया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ता हूं, ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे। मत्स्य पालन, मछली पालन, मत्स्य पालन समझते हो ना, मछली पालन का कार्य प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। मत्स्य पालन किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बिल्कुल सही बात है। मत्स्य पालन सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर है, पानी पे तो निर्भर है। तो मत्स्य पालन जो होता है प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, ये भी सही है। और दोनों में देखिए मत्स्य पालन सेम ही चीज तो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है। आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? शॉर्ट ट्रिक मजा आया आपको समझ में? मजा आया? ये जो असर्शन रीजन मैंने आपको समझा दिया। देखिए मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है, सही बात है। मत्स्य पालन प्राथमिक संसाधनों पर निर्भर है, ये भी सही है। और दोनों में एक ही चीज के बारे में बात हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। आपको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंग्लिश में देखिए, जो फिशरीज होती है ये प्राइमरी सेक्टर में, ये बात में, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, याद कीजिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। फिशरीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, बिल्कुल सही है। फिशरीज डिपेंड होता है नेचुरल रिसोर्सेज पर, ये भी सही है कि फिशरीज नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और दोनों में फिशरीज एक ही चीज पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मजा आया ना बच्चों असर्शन रीजन में? कोई दिक्कत तो नहीं आई? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 38 हमसे क्या कहता है। श्रीमान जय एक काल्पनिक देश पालमपुर के निवासी है। ये एक देश है पालमपुर, वहां पर जय रहते हैं। यह एक विकसित देश है, डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उनमें से देश की विशेषता है? तो अगर ये डेवलप्ड कंट्री है, मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, ये उस देश में रहते हैं, तो उस देश की क्या खासियत होगी? औद्योगिकरण के तीव्र रफ्तार व उच्च प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल सही बात है। औद्योगिकरण बहुत तेजी से होता है और उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, इनकम ज्यादा होती है वहां के लोगों की। उच्च शिशु मृत्यु दर, ये गलत है ना, देखिए ये तो गलत है। उच्च शिशु मृत्यु दर, ये गलत है ना, ये स्टेटमेंट गलत है। बच्चे उच्च शिशु मृत्यु दर क्या होता है? 1 साल से कम बच्चों की मृत्यु। तो जो डेवलप देश होगा वहां बच्चे थोड़ी मरेंगे ज्यादा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। उच्च मानव विकास सूचकांक, जी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, बहुत ज्यादा होता है, तो ये भी सही है। तो पहला सही है, तीसरा सही है। चलिए फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास? फोर्थ ऑप्शन क्या है कि उच्च सकल घरेलू उत्पाद, बिल्कुल सही बात है कि जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, जो मैंने जीडीपी आपको समझाया था, जीडीपी याद करिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज्यादा होता है। जो डेवलप्ड देश होगा वहां का जीडीपी तो ज्यादा होगा, तभी तो डेवलप्ड है। अमेरिका डेवलप्ड है क्योंकि उसकी जीडीपी हमसे बहुत ज्यादा है। तो अब पूछा कौन सा सही है, तो कौन कौन से सही थे? देखिए कौन कौन सही थे। एक तो फर्स्ट सही था, एक थर्ड आपका सही था, फर्स्ट, थर्ड और एक फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, 3 सही थे। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ सही है, तो सी आप टिक करोगे। सी जो है वो हमारा आंसर है। इंग्लिश मीडियम देखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम क्या पूछा जा रहा है आपसे।
मिस्टर जाय इज द रेजिडेंट ऑफ ए इमेजिनरी कंट्री कॉल्ड पालमपुर। मिस्टर जाय जो है वो एक कंट्री में रहते हैं पालमपुर में। इट इज डेवलप्ड कंट्री, और ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ये डेवलप्ड है तो आप जापान, अमेरिका कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ये डेवलप्ड कंट्री है। विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ द कंट्री, तो डेवलप कंट्री की क्या विशेषता होती है? वहाँ इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडिविजुअल इनकम बहुत ज़्यादा होती है, सही बात है। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, ये तो गलत है। इन्फेंट मोर्टेलिटी ज़्यादा कैसे हो सकता है? जो देश ज़्यादा डेवलप्ड है वो अपने बच्चों को मरने कैसे देगा? वहाँ की हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी होंगे बहुत अच्छे होंगे तो बच्चे नहीं मरेंगे। बहुत इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बहुत ज़्यादा होता है, सही बात है। हाई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP पे बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, बस 2 जो था वो गलत था। तो फर्स्ट 3 4 ये करेक्ट है। तो फर्स्ट 3 4 इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर C आप टिक करोगे कि हमारा C जो है ये आंसर आएगा। समझ में आ गया बच्चों? आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ चुका हूं मैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है? निम्नलिखित में से किस कानून द्वारा भारत सरकार ने 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार, ये तो बड़ा सिंपल है, बताइए 100 दिन का रोजगार किसमें हुआ था? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं, याद कीजिए मनरेगा बोला जाता है। मनरेगा याद है ना आपको? 100 दिन का प्रोग्राम, 100 दिन की गारंटी दी थी, मनरेगा आपको समझाया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये ऑप्शन आ जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट वॉज पास बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005 में कौन सा कानून बनाया था, एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टू इंश्योर मिनिमम 100 डे वर्क? 100 डे वर्क का गारंटी किसमें मिला था? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये जो था मनरेगा, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C। ये आपका डैग क्वेश्चन है तो इसमें सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। निम्नलिखित में से किन कारणों से तमिल श्रीलंका में बेगानेपन महसूस करने लगे? जो तमिल लोग थे वो श्रीलंका में, याद कीजिए इनकी लड़ाई हुई थी ना, याद कीजिए तमिल लोग बेगानेपन महसूस करने लगे। तो क्यों महसूस करने लगे, क्या रीजन था? कानून द्वारा सिंगली को एकमात्र राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए वो दुखी थे। सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया गया था, तमिल को कोई तर्जुरी नहीं दी गई थी वहां पर, तो जो तमिल लोग थे इस बात से गुस्से में थे। सरकार ने विश्वविद्यालय एवं सरकारी नौकरियों में सिंगलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई, तो इस बात से भी उनको गुस्सा आया था कि भाई केवल सिंगली लोगों को आप रिजर्वेशन दे रहे हो। थर्ड, नए संविधान में यह प्रावधान किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण व बढ़ावा देगी, केवल बौद्ध धर्म को बढ़ाएगी। तो इन तीनों कारणों से वो दुखी थे। इन तीनों कारणों से उन्हें बेगानापन लगा था, लगा ही नहीं उनको अपना देश है, क्योंकि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। मैंने आपको बताई थी पूरी कहानी, तमिल के बारे में पूरी कहानी बताई थी, श्रीलंका में किस प्रकार उनके साथ भेदभाव हुआ था, फिर लड़ाई हुई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है ना, कि सिंगली को राजभाषा घोषित कर दिया था, विश्वविद्यालय में सरकारी नौकरियों में उनको प्राथमिकता दी गई, नए संविधान में केवल बौद्ध मत को संरक्षण दिया गया। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो हम डी पे टिक करेंगे कि सभी कथन सत्य है, बिल्कुल सही है, सारे स्टेटमेंट सही है। तो डी जो है वो हमारा आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इंग्लिश मीडियम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इंग्लिश मीडियम लेके आता हूं मैं। पढ़िए इंग्लिश मीडियम क्या है? तमिल इन श्रीलंका, जो तमिल थे श्रीलंका में वो फेल्ट एलिनेटेड बिकॉज, जो तमिल लोग थे वो श्रीलंका में अपने आप को एलिनेटेड फील करते थे, वो अपने आप को बेगानेपन महसूस करने लगे श्रीलंका में। क्यों? एन एक्ट वॉज पास, एक एक्ट बनाया गया टू रिकॉग्नाइज सिंगला एज द वन ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया? सिंगला को बनाया गया, सिंगला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो इस बात से वो दुखी थे क्योंकि तमिल भाषा को तर्जुरी नहीं दी गई वहां पर। द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने प्रेफरेंशियल पॉलिसीज अपनाए ताकि वो फेवर कर सके सिंगला को, सिंगली भाषा को यूनिवर्सिटी में या गवर्नमेंट जॉब में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए तमिल लोग दुखी थे क्योंकि उनको कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें बोला गया कि ऑल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म, केवल बुद्धिज्म को बढ़ावा देंगे वो। तो ये स्टेटमेंट भी सही था क्योंकि केवल एक ही धर्म को बढ़ावा मिल रहा था, बाकियों को नहीं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए जो तमिल लोग थे श्रीलंका में वो अपने आप को बेगानापन महसूस करने लगे थे। तो ऑल द अबव ये जो है वो स्टेटमेंट आपका डी आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी पे आप टिक करोगे। क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। यहाँ पे फिर से आपके असर्शन रीजन आ गया शायद, जी हाँ, फिर से आपके पास असर्शन और रीजन आ गया, तो बड़े आसानी से आप आंसर दे पाओगे। असर्शन और रीजन, संकल्पना और कारण, फिर से आ गया बच्चों। बेल्जियम ने अपने संविधान में 1970 से 1993 के मध्य 4 बार संशोधन किया। बिल्कुल सही बात है, 4 बार संशोधन किया था बेल्जियम ने, स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है।
बेल्जियम में डच भाषा व फ्रेंच भाषा लोगों के मध्य तनाव बढ़ गया था। याद कीजिए, हाँ लड़ाई हुई थी एक बार, उसके बाद तो संशोधन किया गया। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों बेल्जियम के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने जो आपको बता दिया ना तुक्का, जो आपको तरीका बता दिया, ये हर जगह फिट हो जाएगा। आप बिलीव मानिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, मैं हर चीज कुछ ना कुछ नया बताता हूं हर जगह। तो ये आपका सेशन रीजन समझ में आ गया। दोनों बेल्जियम के बारे में देखो, पहले तो दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक ही देश के बारे में बता रहा है, इसलिए ए आएगा। खत्म आंसर, टेंशन ही खत्म। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में सेशन और रीजन देखिए। बेल्जियम हैज बॉट 4 अमेंडमेंट। बेल्जियम ने 4 बार अमेंडमेंट किया था, 4 बार अमेंडमेंट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, 1970 से लेकर 1993 तक। सही बात है, बिल्कुल 4 बार बताया था कि 4 बार अमेंडमेंट हुआ था इनका। The conflict between Dutch speaking and French speaking people in Belgium was increasing। जो डच लोग थे और जो फ्रेंच लोग थे, इनके बीच आपस में लड़ाई हुई थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्योंकि ये भी बेल्जियम के बारे में बात हो रही है और ये भी बेल्जियम के बारे में बात हो रही है, दोनों बात बेल्जियम की तो हो रही है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और दोनों एक ही के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ए आएगा आंसर। ठीक है बच्चों, मैं 42 पे आ जाऊं, 42 आपको समझाऊं। 42 पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ सूची में आता है? संघ सूची में नहीं आता, सॉरी, संघ सूची में नहीं आता। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक संघ सूची में नहीं आता, यह बताना आपको कि संघ सूची में कौन नहीं आता। रक्षा संघ सूची में आता है, विवाह यह संघ सूची में नहीं आता। संचार, आपसे पूछा संचार, संचार कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन याद कीजिए, कम्युनिकेशन याद है आपको। जो संचार होता है ये भी संघ सूची का पार्ट होता है, केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है। व्यापार, व्यापार दोनों में आता है, ये कॉमन होता है, तो ये संघ सूची में भी तो राज्य सूची में भी आता है। तो आपसे ये पूछा संघ सूची में नहीं आता, तो संघ सूची में आपका कौन कौन नहीं आता। तो एक तो ये देखिए, रक्षा, ये रक्षा संघ सूची में आता है, संघ सूची में आता है, ये रक्षा जो है संघ सूची में आता है। व्यापार भी आपका व्यापार नहीं, संचार, संचार भी आपका संघ सूची में आता है। तो रक्षा और संचार ये दोनों संघ सूची में आते हैं, ये दोनों तो संघ सूची में आते हैं। आपसे क्या पूछा है? संघ सूची में नहीं आता, तो कौन नहीं आता? विवाह और व्यापार, ये दोनों संघ सूची में नहीं आते। तो 2 और 4, तो आंसर आएगा 2 और 4, ये बी आपका आंसर आएगा। बी आपका आंसर आएगा, बी फॉर बॉल, बॉम्बे वाला बी। तो बी आपका आंसर आएगा बच्चों कि विवाह और व्यापार ये संघ सूची में नहीं आता, बाकी ये दोनों संघ सूची में आते हैं। तो बाकी ऑप्शन आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। आपको बस टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए, सारा ऑप्शन पढ़ने की नीड ही नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट? कौन सा यूनियन लिस्ट में नहीं आता? नहीं आता, देखिए डिफेंस तो आता है और ट्रेड भी आता है, एक तो मैरिज नहीं आता और एक कम्युनिकेशन। ये देखिए यहाँ पर गलती है ना, यहाँ कुछ गलती है क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है कम्युनिकेशन, हाँ सही है, सही है। डिफेंस आता है, कम्युनिकेशन आता है, मैरिज नहीं आता और ट्रेड नहीं आता। ठीक है बच्चों, सही है, मैरिज नहीं आता और ट्रेड नहीं आता। मैरिज और ट्रेड ये यूनियन लिस्ट में नहीं आता है, मैरिज और ट्रेड यूनियन लिस्ट में नहीं आते, जबकि डिफेंस और कम्युनिकेशन जो यूनियन लिस्ट होते हैं उसमें आती है। तो मैरिज और ट्रेड यूनियन लिस्ट में नहीं आता। तो 2 और 4 जो है वो हमारा आंसर सही है, तो बी पे हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए बच्चों, सारे बच्चे क्वेश्चन 43 पढ़ेंगे। अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। अगर कोई बहुसंख्यक है, जैसे आप बात करें पाकिस्तान की बात करें, मुसलमान जो वहां पे मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो बहुसंख्यक हैं, वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की जरूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकते हैं। तो अब आपसे पूछ रहा है इसको क्या कहते हैं, इसको ये क्या कहलाता है? अगर हम ऐसा करेंगे तो इसको क्या टर्म बोलते हैं, इसको बोलते क्या है? अल्पसंख्यकवाद, समांतवाद, बहुसंख्यकवाद या इनमें से कोई नहीं, तो इसे बोलते हैं बहुसंख्यकवाद। जैसे श्रीलंका में हुआ था, जो सिंघली लोग थे उन्होंने तमिल लोग को दबाया था, तो इसको बहुसंख्यकवाद कहते हैं। जब ज्यादा लोग होते हैं ना, जो बहुसंख्यक होते हैं, जब वो अल्पसंख्यक को दबाते हैं, अगर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को दबाएंगे तो इसको बोलते हैं बहुसंख्यवाद। अ बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो ज्यादा है, शुड बी एबल, वो एबल है टू रूल अ कंट्री, कंट्री पर रूल कर सके, इन विच एवर वे, जैसे वो चाहे, बाय डिसग्रेडिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी, माइनॉरिटी को दबाकर।
जो मेजर कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाकर शासन कर सकता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम माइनॉरिटिज्म बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, मेजोरिटिज्म बोलते हैं, या नम दबाव। तो आंसर आएगा मेजोरिटिज्म के नाम से जानते हैं इसको, बहुसंख्यकवाद, या इसको मेजोरिटिज्म के नाम से जानते हैं। जो मेजर कम्युनिटी होती है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाती है। मेजर कम्युनिटी जब माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबाती है अपना शासन करने के लिए तो इसको मेजोरिटिज्म कहते हैं, जो कि श्रीलंका में हो चुका है, श्रीलंका में हुआ था ये। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गया, गलत मिलान की पहचान कीजिए। गलत ढूंढना है, गलत। साथ आकर संघ बनाना, अगर साथ आकर संघ बनाएंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, सही बात है कि बहुत सारे राज्य मिलकर उन्होंने अमेरिका बनाया था। साथ आकर संघ बनाना, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड भी सही है, ऑप्शन है कि स्विट्जरलैंड में बहुत सारे देश मिलकर उन्होंने बनाया था। तो 44 का आपका बी भी सही है। साथ आकर संघ बनाना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी सही है। साथ आकर संघ बनाना, भारत, ये गलत है। साथ आकर संघ नहीं बनाया था हमने राज्यों को कंबाइन किया था, सभी राज्यों को इकट्ठा किया था। यहाँ पे सारे देश जो छोटे छोटे देश थे वो अलग अलग देश थे और उन्होंने मिलकर एक बड़ा देश बनाया था, जबकि भारत में ऐसा नहीं था, छोटे छोटे राज्य थे उनको मिलाकर एक देश बनाया गया। तो साथ आकर संघ नहीं बनाया हमारा, तो डी जो है वो गलत है। तो आप डी पे करोगे, डी 44 का डी आएगा। फाइंड द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। कमिंग टुगेदर, फेडरलिज्म, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में ऐसी हुआ था, बहुत सारे छोटे देश मिलकर यूनाइटेड नेशन, तभी तो बोलते हैं यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो 50 देश हैं छोटे छोटे, वो मिलकर उन्होंने अमेरिका बनाया था। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, स्विट्जरलैंड भी इसका एग्जाम्पल है। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, ऑस्ट्रेलिया भी इसका एग्जाम्पल है। लेकिन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, इंडिया इसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत छोटे छोटे स्टेट मिलकर इंडिया बना है। तो डी जो है वो हमारा ऑप्शन आएगा। हम आंसर जो लगाएंगे वो डी पर लगाएंगे, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा। कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 45 में से किस संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है? आपको बताना है, ये जो संगठन आपको दिए हुए नीचे, इनमें आपको बताना है इनमें से किसका संगठन का जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय मतलब हेड ऑफिस, ब्रुसेल्स में है। आपको ये बताना है कि किसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। संयुक्त राष्ट्र का, यूरोपियन संघ का, विश्व व्यापार संगठन का, या अमनेस्टी इंटरनेशनल का? तो जो करेक्ट है वो है यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन है उसका मुख्यालय बच्चों ब्रुसेल्स में है। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा 45 का। इंग्लिश में देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेड क्वार्टर इन ब्रुसेल्स? आपसे पूछा जा रहा है हेड क्वार्टर जो ब्रुसेल्स में है, तो किसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स में है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, यूरोपियन यूनियन का, WTO का, या फिर अमनेस्टी इंटरनेशनल का? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का जो हेड ऑफिस है वो है ब्रुसेल्स में। ठीक है बच्चों, अगले आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 लेके आता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 46 आता है आपके सामने। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार किस सरकार को दिया गया है? बेल्जियम में मैंने आपको बताया था कि संस्कृति, शिक्षा और भाषा के बारे में अगर कोई फैसला लेना है तो वो कौन सी सरकार फैसला लेती है? वहाँ की केंद्र सरकार, वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ की सामुदायिक सरकार, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आपके पास इंग्लिश में है, जब तक मैं इंग्लिश एक्सप्लेन करूं बच्चों आप कोशिश करो कि आप हिंदी में इनका आंसर दे पाओ। विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक लॉ रिलेटेड टू कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू बेल्जियम? बेल्जियम के अंदर अगर कोई लॉ बनता है ना, कल्चर का रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या लैंग्वेज से रिलेटेड, तो कौन सी गवर्नमेंट को, बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट को लॉ बनाने का राइट दिया गया है जब कल्चर की बात हो, एजुकेशन की बात हो या लैंग्वेज की बात हो? इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और भाषा जैसे जो मसले हैं उन पर फैसला ले सके। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 46 में। क्वेश्चन नंबर 47 यहां से पढ़िए, आपको एक तरह से केस स्टडी, आपको केस स्टडी के फॉर्म में दिया हुआ है।
तो ये पूरा टेबल आपको समझना पड़ेगा पहले। ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, बट डाटा बदल दिए गए हैं क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा है, इसमें लेटेस्ट डाटा का इस्तेमाल किया गया है। तो डाटा थोड़े चेंज है बट आपके बुक का ही क्वेश्चन है। इसमें 3 राज्यों का कंपैरिजन किया गया है, हरियाणा, केरल और बिहार। 3 राज्यों का कंपैरिजन किया गया है जहां का शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो 1 साल से नीचे बच्चों की डेथ हो जाती है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा का 30 है, केरल का 10 है, बिहार का 35 है। साक्षरता दर की बात करें, लिटरेसी रेट की बात करें, तो हरियाणा का 82 है, केरल 94, बिहार 62। वहीं अगर निवल उपस्थिति अनुपात की बात करें, जो कि 14 वर्ष या उससे कम की आयु है, माध्यमिक स्तर की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो हरियाणा के अंदर 61 है, केरल के अंदर 83 है और बिहार के अंदर 43 है। निवल उपस्थिति अनुपात होता है बच्चों द्वारा स्कूल में उपस्थिति, जो 14 या उससे कम एज के बच्चे हैं ना माध्यमिक स्तर पर, उनके स्कूल में उपस्थिति आपको उनकी परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है। नाउ आपसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, मैं इंग्लिश में भी आपको बताऊंगा, यही चीज आप इंग्लिश में समझना हो तो इंग्लिश में देख लीजिए। यहाँ पर 3 राज्यों का कंपैरिजन है, हरियाणा, केरल और बिहार, जहां का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 30, 10 और 35 है। लिटरेसी रेट परसेंटेज में 82, 94 और 62 है, और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो 61, 83 और 43 है। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया। ना क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सर्वाधिक है। स्कूल जाने वाले बच्चों का जो अनुपात है वो सबसे ज्यादा किस में है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात ये रहा, स्कूल जाने वाले बच्चों का रेशियो आपके अनुपात दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे ज्यादा जो स्कूल जा रहे हैं वो इसमें जा रहे हैं, और ये डाटा किसका है, केरल का है। तो आपका केरल जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। इंग्लिश मीडियम अगर बात करें, इंग्लिश मीडियम आप पढ़िए, इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द हाईएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के बारे में दिया हुआ है 61, 83 और 43। 83 सबसे ज्यादा है जो कि केरल का डाटा है, तो केरल आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसी के बेस पर आपको क्वेश्चन नंबर 48 भी देना है। क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए बच्चों, इनमें से कौन सा राज्य सबसे अधिक साक्षर है। कहाँ का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, साक्षर मतलब लिटरेसी रेट। तो साक्षर दर देखिए सबसे ज्यादा कहाँ पर आ रहा है, फिर से यहाँ पर आ रहा है 94। साक्षरता दर इसमें आ रहा है सबसे ज्यादा, तो जो किसका है, केरल का है। तो अगेन केरल आपका आंसर आएगा, साक्षरता दर सबसे ज्यादा केरल में है। यही हम अगर इंग्लिश में लेके आए तो इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है, विच इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट, कौन सा सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी देखिए 94। तो 94 किसके बारे में, केरल के बारे में। तो आपका केरल जो है वो आंसर आ जाएगा, सी पे आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। और आप बहुत आसानी से, मैं आपके सामने टेबल भी रख रहा हूं और आप खुद आंसर दे पाओगे। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर की स्थिति सबसे खराब है। शिशु मृत्यु दर, ये रहा शिशु मृत्यु दर, पहला टेबल जो है वो शिशु मृत्यु दर के बारे में है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति किसकी है, 30, 10 और 35। तो सबसे ज्यादा 35 किसके बारे में है, बिहार के बारे में। तो शिशु मृत्यु दर सबसे खराब कहां पर है, तो सबसे खराब बिहार में है। तो बी ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। वहीं हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में देखिए, विच स्टेट इज हैविंग द वर्स्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये रहा आपके पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 35 आपको दिख रहा है। 35 किसका है, बिहार का। तो आपका बिहार आंसर आ जाएगा, बी पे आप टिक कर दोगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हम क्वेश्चन नंबर 50 पे लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, केरल की साक्षरता दर कितनी है। केरल की साक्षरता दर कितनी है। तो टेबल को देखिए, केरल ये रहा, और केरल का जो साक्षरता दर है वो कितना है, 94%। केरल का साक्षरता दर कितना है, 94%। तो ऑप्शन देखिए 94%, 94% ए ऑप्शन है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। वहीं अगर मैं इंग्लिश में आपको दिखाऊं, इंग्लिश में देखिए बच्चों, व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन केरला। केरला का लिटरेसी रेट पूछा रहा है केरल का। तो केरल का लिटरेसी रेट चेक लीजिए डाटा में, केरल का लिटरेसी रेट ये रहा 94%। तो 94% ए है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा।
यहीं पर आप क्वेश्चन नंबर 52 लेके आता हूं मैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 52 आपसे क्या कहा जा रहा है कि हरियाणा का साक्षरता दर कितना है। कितना सिंपल केस स्टडी बताओ, हरियाणा का साक्षरता दर कितना है। तो हरियाणा वाले टेबल पे आ जाओ, देखिए हरियाणा को देखिए, हरियाणा का साक्षरता दर कितना है 82। हरियाणा का साक्षरता दर कितना है, हरियाणा ये रहा, साक्षरता दर 82 है। तो हरियाणा का जो साक्षरता दर है वो 82 है। तो हरियाणा का साक्षरता दर 82, डी आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में अगर बात करें, इंग्लिश में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द लोएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग इन चिल्ड्रन। अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन अलग है, शायद ये 52 हम करने लगे। अच्छा मैंने 52 करा दिया, 51 स्किप हो गया, सॉरी बच्चों, कोई बात नहीं। हरियाणा का साक्षरता दर हमें मिल गया 82, क्या हो गया आगे पीछे हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 52 पहले कर लिया बच्चों, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन को, 52 पहले कर लिया। व्हाट इज द लिटरेसी रेट इन हरियाणा, हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना था। तो अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था कि हरियाणा का लिटरेसी रेट देख लीजिए, हरियाणा ये रहा और लिटरेसी रेट आपका क्या है 82%। तो आप 82 पे क्लिक कर दोगे। ये क्या पेज पलटने के चक्कर में क्वेश्चन बीच में छूट गया, बट कोई बात नहीं, इसमें टेंशन क्या है, समझदार हो आप सब। अगर छूट गया तो आप कर देंगे, क्या है, अपने हाथ में ही तो है, अभी बेटी बाप के घर तो है, अभी तो हमारे हाथ में ही है ना सब। 51, इनमें से किस राज्य में माध्यमिक स्तर पर स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम है। तो स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम किस में है, देखिए स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम, स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात सबसे कम आपको दिख रहा है 43, जो किसके बारे में, बिहार के बारे में। तो आपका आंसर जो आएगा बिहार आएगा। तो ऑप्शन देखिए इसका बिहार, बी जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आ जाए। इंग्लिश में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज हैविंग द लोएस्ट रेशियो ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो कि सबसे कम है, लोएस्ट है। तो सबसे लोएस्ट देखिए ये रहा 43, सबसे लोएस्ट है, जो कि बिहार का डाटा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो बिहार आएगा, कि बिहार में स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का रेशियो सबसे कम है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको केस स्टडी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस स्टडी कराते हैं जो 53 से स्टार्ट है। ये केस स्टडी बहुत अच्छा है, ये केस स्टडी हिस्ट्री का दिया हुआ है जो कि बहुत अच्छा है, इसको आप पढ़ोगे आपको मजा आने वाला है। तो 53 से 58 तक के जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड है, जो आपको इसके बेस पर आंसर देना है। पहले मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। स्टार्टिंग बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग का आपको दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए उसमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। आपको याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो सारी पावर थी वो कॉमन लोगों के पास चली गई। क्रांति के घोषणा अनुसार अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नियति तय करेंगे, भविष्य तय करेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप की राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। और फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में संघर्ष फैल गया था, पूरे यूरोप के अंदर संघर्ष फैल गया था। हर कोई देश अपने आप को स्वतंत्र पाना चाहता था, जो मैंने आपको चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया था। ठीक है, दिए इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। छोटे छोटे राष्ट्र बनाए गए। राष्ट्र राज्य में न केवल उनके शासकों बल्कि उनके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास का विरासत की भावना थी। तो ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है। अब इसके बेस पर आपको पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। और देखिए पैराग्राफ के बिल्कुल पहली लाइन में आपको आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, और पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है 1789 में, 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति हुई 1789 में। फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम क्या था, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसका परिणाम क्या हुआ था। तो इसमें आया था कि उसमें प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में चली गई। तो राजतंत्र की वापसी हुई थी, ऐसा तो नहीं हुआ। राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, बिल्कुल सही बात है, राजतंत्र की समाप्ति हुई थी। अभी मैंने आपको बताया भी था पैराग्राफ में, यहां लिखा हुआ था देखिए, राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में स्थानांतरित हो गई, यानी राजतंत्र का उन्मूलन हो गया था, राजा का शासन खत्म हो गया था। तो फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या था कि राजतंत्र की समाप्ति हो गई थी। 55 पे आता हूं बच्चों, 55 पढ़िए, आप खुद भी आंसर दे सकते हो। राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के द्वारा हुई। तो राष्ट्रवाद की स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई। फ्रांसीसी क्रांति से तो पता लगा था ना राष्ट्रवाद की उत्पत्ति, यहां लिखा हुआ भी था।
यहां लिखा हुआ भी था कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। तो फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई, इसलिए राष्ट्रवाद की जो स्पष्ट अभिव्यक्ति है वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा शुरू हुई थी। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा थी। क्या घोषणा थी? कि राष्ट्र का गठन राजा के द्वारा होगा। बिल्कुल नहीं, राजा के द्वारा थोड़ी गठन होना था, राजा को तो खत्म कर दिया गया था। राष्ट्र का गठन वरिष्ठ जनों के द्वारा होगा। नहीं, सबको अधिकार दिए गए थे। राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा। बिल्कुल सही है, राष्ट्र का गठन जनता के द्वारा होगा। तो सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 57 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ? राष्ट्र राज्यों का उदय किसके कारण हुआ? राष्ट्रवाद के कारण हुआ, उपनिवेश के कारण हुआ, नाजीवाद के कारण हुआ, या समाजवाद के कारण? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद के कारण। राष्ट्रवाद के कारण तो नए नए राज्य बने थे ना। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के कारण ही तो नए नए राज्य बने थे, नए नए देश बने थे। तो राष्ट्रवाद इसका आंसर आएगा। तो 57 का ए आएगा। 58 देखिए, राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम हुआ जो सॉरी बच्चों, सॉरी बेटा, राष्ट्र राज्यों के उदय का परिणाम हुआ, जो राष्ट्र राज्य बने, छोटे छोटे राष्ट्र बने, उसके उदय का परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? तो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, राजा के प्रति आदर की में वृद्धि। राजा को तो मार ही दिया गया बेचारों को, तो आदर में वृद्धि कहां से होगा? साझी पहचान उत्पन्न हुई, साझी विरासत का भाव उत्पन्न हुआ। बिल्कुल सही। लोकतंत्र के प्रति बढ़ती रुचि, हाँ ये भी काफी हद तक सही है, बट ये ज्यादा ऑप्शन बेहतर है इसमें से कि साझा पहचान और साझी विरासत का भाव उत्पन्न हुआ। इसमें देखो आया भी था। आप क्या सोचते हो मायने नहीं करता, इसमें जो है उसको देखिए। इसमें लिखा हुआ है साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना उत्पन्न हुई थी, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यही तो ऑप्शन करोगे ना, साझी पहचान और साझा विरासत का भाव उत्पन्न हुआ। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम मैंने आपको कंप्लीट कर दिया केस स्टडी। एक बार देख लो केस स्टडी क्या था, और ये इनके आंसर थे। अब मैं आपको इंग्लिश में केस स्टडी कराने वाला हूं। यही केस स्टडी मैं आपको इंग्लिश में समझाने वाला हूं। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का पहला क्लियर एक्सप्रेशन केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से नेशनलिज्म उत्पन्न हुआ था 1789 में। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा, फ्रांस में वॉज अ फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। आपको याद होगा बच्चों कि 1789 से पहले फ्रांस के अंदर मोनार्क था, और वहां का राजा था लुइस 16, जिसको बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुए, लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोविनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के कारण वहाँ का जो पावर था, सोवेरिटी मतलब पावर, वहाँ की जो पावर थी वो मोनार्क से खत्म होकर वहाँ पहुँच गई फ्रेंच सिटीजन के पास पहुँच गई। जो पावर थी मोनार्क से सारी पावर फ्रेंच के लोगों तक पहुँच गई। द रिवोल्यूशन प्रोक्लेम इट वॉज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। जो लोग थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का राष्ट्र बनाएंगे, नेशन बनाएंगे, एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और वो अपना डेस्टिनी खुद तय करेंगे, अपना भविष्य खुद तय करेंगे। लोग अपना देश नेशन खुद बनाएंगे, लोगों द्वारा अपना नेशन खुद बनाया जाएगा, और वही उसकी डेस्टिनी तैयार करेंगे, उसका भविष्य तय करेंगे। उसके बेस पर आपके पास क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैवन। आपको पूछा जा रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ, तो 1789 में आपको दिया हुआ है, तो 1789 ये रहा। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ, तो एंड ऑफ मोनार्की। जैसा आपने पढ़ा कि मोनार्की खत्म हो गया, एंड ऑफ मोनार्की, मोनार्की खत्म हो गया था। विच रिवोल्यूशन बॉट द क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन किसके द्वारा हुआ था, तो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण ही नेशनलिज्म का क्लियर एक्सप्रेशन हमें मिला था। द फ्रेंच रेवोल्यूशन प्रोक्लेम द नेशन विल। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ये दावा किया था, प्रोक्लेम किया था कि
कि जो नेशन होगा वो राजा द्वारा बनेगा, कॉन्स्टिट्यूट बाय द किंग, राजा द्वारा बनेगा, कॉन्स्टिट्यूट बाय द एल्डर, बड़ों द्वारा बनेगा, या कॉन्स्टिट्यूट बाय द पीपल। तो आंसर ये आएगा कॉन्स्टिट्यूट बाय द पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रोक्लेम किया था कि जो नेशन बनेगा वो उसके लोगों द्वारा बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गेव बर्थ टू द नेशन स्टेट इन यूरोप? किसके कारण जो यूरोप में अलग अलग नेशन उत्पन्न हुए, अलग अलग देश उत्पन्न हुए? नेशनलिज्म के कारण, कॉलोनिज्म के कारण, नाजिज्म के कारण, या सोशलिज्म के कारण? तो ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा है नेशनलिज्म के बारे में, पूरा पैराग्राफ तो पढ़ा है नेशनलिज्म। पहले लाइन में ही था कि नेशनलिज्म के कारण ही फ्रेंच जो था वो मोनार्क खत्म होता है और बाकी देशों में ये स्टार्ट हो जाता है। तो नेशनलिज्म आपका आंसर होगा। वॉट वॉज द रिजल्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट? कि जो नेशन स्टेट बने उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिस्पेक्ट फॉर द किंगडम, किंगडम के प्रति तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं था क्योंकि किंगडम को खत्म कर दिया गया था, राजा को मार दिया गया था। सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर हिस्ट्री, तो काफी हद तक ये सही है। सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, उनकी खुद की अपनी आइडेंटिटी जो थी और हिस्ट्री थी, वो आंसर था जो आपने पैराग्राफ में पढ़ा था। तो सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री, ये आपका करेक्ट आंसर होगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 जो कि मैप के आधार पर है। तो मैप कैसे आएंगे, इससे आपको ये भी एक आइडिया मिल जाएगा। भारत के मानचित्र रेखा मानचित्र में दी गई जानकारी के आधार पर पहचान कीजिए। राजनीतिक मानचित्र ए में, ए से बांध को दर्शाया गया, इसकी पहचान कीजिए। आपको एक राजनीतिक मानचित्र अभी दिखाऊंगा, उसमें ए बताना एक बांध है और वो कौन सा बांध है। तो चलिए बच्चों मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके पास ऐसा आएगा पेपर में। देखिए ये रहा मैप और ये ए, ये रहा ए। ये पूछ रहा है आपसे कौन सा ये जो डैम है, बांध है, यहां पर कौन सा डैम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूं, मैं दोबारा आपसे पढ़ देता हूं बच्चों। अब दोबारा एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 59 कि ए में कौन सा बांध है। बांध की पहचान आपको करनी है। ये सलाल बांध है, सरदार सरोवर बांध है, टिहरी बांध है, या तुंगभद्रा बांध है। तो अगर आपने मैप में बांध के बारे में, डैम के बारे में मैंने कहा भी था, याद कीजिए कि डैम पढ़ के जाइए, बहुत ज्यादा आता है। तो ये तुंगभद्रा डैम है, तो डी जो है वो आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नंबर 60 में उसी मानचित्र बी से, उसी मानचित्र जो आपको मानचित्र अभी दिखाया था, उसी से बी से सूत के प्रकार, जो सूत होते हैं ना उसके प्रकार उत्पादक राज्यों को दर्शाया गया है। तो आपको बताना वो कौन सा राज्य है जहां सूत का उत्पादन होता है। गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश और पंजाब। अल्टीमेटली आपको राज्य की पहचान करनी है। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, राज्य तो आप पहचान ही लोगे। राज्य को पहचाना आपको बड़ा आसान है, आपको राज्य पहचानना है। तो ये आपके पास देखिए, ये इस प्रकार से आपको दिया हुआ है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है ना, इसमें आपको राज्य पहचाना है कि राज्य कौन सा है। ठीक है, देख लिया आपने, अच्छे से देख चुके हो आप, आगे बढ़ जाओ। आपने राज्य देख लिया, तो यही तो पूछा था आपसे, यही पूछा जा रहा है बच्चों, आपसे यही पूछा जा रहा है कि उस मानचित्र पर बी से सूत के प्रकार उत्पादक राज्य को दर्शाया गया है, तो वो कौन सा राज्य है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो साफ पता रहा है गुजरात है, तो गुजरात आप आंसर टिक कर दोगे। इसका आंसर जो आ जाएगा वो गुजरात आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन दिया हुआ था, आप क्वेश्चन देख के आप आसानी से आंसर बता सकते हो। ऐसे ही आप ये जो क्वेश्चन है ये दृष्टिहीन बच्चों के लिए है, ये जो क्वेश्चन है वो दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए है। तो आप चाहो तो, आप करना चाहो तो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन इस प्रकार से है, आप चाहो तो इनके स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके कर लेना। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में आप आराम से बता दोगे। ऑन द पॉलिटिकल मैप ए, जो अभी मैप ए दिखाया था ना, जो ए था वो मार्क था एक डैम का, तो वो डैम आइडेंटिफाई करना है, तो वो तुंगभद्रा डैम था। ऐसे ही बी मैप में मेजर कॉटन कल्टीवेशन स्टेट दिया गया है, तो आपको बताना कौन सा स्टेट है। तो जो डायग्राम है उसके हिसाब से तो गुजरात है, जो डायग्राम है उसके हिसाब से तो गुजरात है, जो आपको गुजरात दिया हुआ है इसके हिसाब से तो गुजरात मैप है ना, गुजरात ही है ना ये, ठीक है ना, गुजरात ही तो है ये, ठीक है ना, गुजरात मैप है। डायग्राम के हिसाब से तो गुजरात ही ये दिख रहा है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। तो बाकी ये जो क्वेश्चन है ये जो फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए, तो आप करना चाहो तो कर लेना। तो यहाँ पर हमारा बच्चों ये एंड होता है ये चैप्टर और ये पेपर, क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, आप बिलीव मानिए इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये जरूर करके जाना, जरूर करके जाना, जरूर करके जाना। आप ये मत सोचिए
कि ये कुछ सारे क्वेश्चन एज इट इज आएंगे ऐसा नहीं है, बट आपको काफी क्वेश्चन इनके जैसा आपको एग्जाम में मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करके जाइए और एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा सभी चैप्टर के फर्स्ट टर्म का, आप उनको जरूर कर लेना। मैं गारंटी देता हूं कि जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, उससे बाहर आपका कोई भी नहीं आएगा क्वेश्चन, इस बात की गारंटी है। तो आप पढ़ के जाना, ठीक है बच्चों। आप सबको नमस्कार।